सद्दाम हुसैन का बचपन इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरा। सद्दाम हुसैन को लगता था कि ईरान और इराक के शिया अक्सरियती इलाकों में बगावत को हवा दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिया उलमा को चुन चुन के कत्ल करना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया। इनके मजालिम ने इन्हें एक जालिम आमिर के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया। स्टोरीज विद कासिम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट कासिम अब्बास। 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल औजा में पैदा होने वाले सद्दाम हुसैन का बचपन इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरा। उनके वालिद की मौत उनकी पैदाइश से पहले ही हो चुकी थी और उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली। इस गैर मुस्तहकम ख़ानदान की ज़िंदगी ने उनकी शख्सियत पे गहरा असर डाला। 1947 में जब वो सिर्फ 10 साल के थे, वो बगदाद चले गए और अपने चचा खैरुल्लाह के साथ रहने लगे। खैरुल्लाह एक अरब कौम परस्त थे और उन्होंने सद्दाम को बास पार्टी के नज़रियात से रोशनास करवाया, जो बाद में उनकी ज़िंदगी और उनकी सियासत का बुनियादी हिस्सा बना रहा। 1959 में सद्दाम ने बास पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और जनरल अब्दुल करीम कासिम इराक के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ नाकाम कत्ल की कोशिश में मुलव्वस पाए गए। इसकी नाकामी के बाद वो फिर फौरन शाम और फिर मिस्र के तरफ रवाना हो गए ताकि पकड़े ना जा सके। 1968 में बास पार्टी ने एक कामयाब फौजी बगावत के जरिए इराक का इक़्तिदार संभाल लिया और उस वक्त अहमद हसन अल बकर सदर बन गए और सद्दाम हुसैन को नायब सदर के तौर पे अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। 1970 की दहाई में सद्दाम ने इराक की मईशियत को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े इक़दामात किए, जिनमें तेल की सनत को कौमियाने का फैसला सबसे अहम फैसला था। 1979 में सद्दाम हुसैन ने इक़्तिदार को मुकम्मल अपने कंट्रोल में कर लिया और अहमद हसन अल बकर को मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर किया। ये वही अहमद हसन अल बकर जो पहले इनसे सदर थे और ये नायब सदर हुआ करते थे और वो खुद को इराक के सदर बना बैठे। लेकिन इक़्तिदार संभालते ही सद्दाम हुसैन ने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई सीनियर अरकान को गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत इराक के सुन्नी मुसलमानों की हमायत पे मबनी थी, हालांकि इराक की अक्सरियत शिया मुसलमानों पे मुश्तमिल थी और आज भी है। इनके शिया मुसलमानों से नफरत की जड़ें इनके खौफ और सियासी मफादात में ही छुपी हुई थी। मिसाल के तौर पे 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में शिया हुकूमत कायम हो गई। सद्दाम हुसैन को लगता था कि ईरान और इराक के शिया अक्सरियती इलाकों में बगावत को हवा दे सकते हैं और वो हवा इनके तख्ते को उल्टा भी सकती है, इसलिए उन्होंने शिया उलमा को चुन चुन के कत्ल करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे आयतुल्लाह मोहम्मद बाकिर अल सदर और उनकी बहन आमना अल सदर को 1980 में फांसी दे दी। फिर 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने ईरान पे हमला कर लिया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। दोनों ममालिक को भारी नुकसान खाना पड़ा। जंग के मकासद सद्दाम की तरफ से कुछ ऐसे थे। सद्दाम कहते थे कि इस जंग से ईरान को कमज़ोर करना चाहिए ताकि इस्लामी इनकलाब ईरान के बाद अब इराक में भी ना नमूदार हो जाए। और दूसरा उनकी सोच थी, उनका मकसद था कि शत उल अरब आबी रास्ते पे कब्ज़ा हासिल करना चाहिए, जो कि ईरान और इराक के दरमियान पहले से ही एक मतनाज़ इलाका था। सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे हलबज्जा हमला 1988 में, जहां हज़ारों कुर्द शहरी मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि उस वक्त तकरीबन 5000 के करीब कुर्द शहरी मारे गए थे। ये हमला आज भी जंगी जराइम की एक बदतरीन मिसाल के तौर पे याद किया जाता है। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने फिर कुवैत पे हमला कर दिया,
جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کویت بھی عراق کا ہی حصہ ہے۔ یہ قدم ان کی عالمی تنہائی کی وجہ بن گیا۔ اقوام متحدہ نے عراق پہ پابندی عائد کر دی اور جون 1991 میں امریکہ نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت عراق سے کویت کو آزاد کروا دیا۔ پابندیوں کے اثرات کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے کہ ان پابندیوں نے عراق کی معیشت کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا، وہی معیشت جس کو صدام حسین نے اپنے شروع کے ابتدائی ایام میں مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، اور عام عوام شدید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے عراق پہ الزام لگایا کہ وہ وسیع پیمانے پہ تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے۔ پھر 20 مارچ 2003 کو امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی کہ ویسٹ نے عراق پہ ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد صدام حسین اچانک سے غائب ہو گئے اور کئی مہینوں تک وہ زیر زمین چھپے، لیکن ایک وقت تو آ ہی جاتا ہے۔ 13 دسمبر 2003 کو امریکی افواج نے انہیں تکریت کے قریب ایک خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کر لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا زیر زمین بنکر سا بنا ہوا تھا جہاں صدام حسین انتہائی معمولی حالات میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ کوئی ضروری وسائل۔ ان کے چہرے کے حالات بھی کچھ مناسب نہیں تھے۔ یہ منظر ان کی طاقتور شخصیت کے زوال کی علامت کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا۔ صدام حسین کو ایک عراقی عدالت نے 2006 میں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور یوں 30 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی دے دی۔ یہ لمحہ ان کے حامیوں اور مخالفین کے لیے جذبات سے بھرپور تھا۔ صدام حسین کی زندگی کئی تضادات کا مجموعہ تھی۔ ایک طرف وہ عراق کے لیے ہیرو تھے، ترقیاتی منصوبے لائے، معیشت کو مضبوط کیا اور تعلیم کو فروغ دیا، اور دوسری طرف انہوں نے خوف، جبر اور ظلم کے ذریعے حکومت کی۔ ان کے مظالم نے انہیں ایک ظالم آمر کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ ساری ہسٹری پسند آئی ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ جائے۔ تھینک یو سو مچ۔